द डिबेट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि आपके शहर के पास जो पहाड़ियां हमेशा से थीं, वो एक दिन बस गायब हो जाएं? राजस्थान में देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत बन चुकी है। आज हम भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लकीर नहीं है, ये थार रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचने से रोकने वाली एक एक जैविक दीवार है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा इसी स्रोत सामग्री से निकले एक सीधे सवाल पर टिकी है। अरावली को बचाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो कड़े आदेश हैं और अरावली ग्रीन वॉल जैसी बड़ी सरकारी योजनाएं, क्या वो काफी हैं? या फिर अवैध खनन और बढ़ते शहरीकरण की जो जमीनी हकीकत है, उसे समझने के लिए हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा? मेरा पक्ष इस मामले में बिल्कुल साफ है। हमारे पास एक मजबूत कानूनी ढांचा और एक महत्वाकांक्षी विजन दोनों मौजूद हैं। अगर इन्हें सही इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए, तो मैं मानती हूं कि अरावली को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि उसे पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि ये ऊपर से थोपे गए समाधान हैं जो असली समस्या को, उसकी जड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब तक हम उन लोगों की आर्थिक मजबूरियों को और उस अनियंत्रित विकास को नहीं समझेंगे जो इस विनाश की जड़ में है, तब तक हमारी हर कोशिश, मुझे लगता है, नाकाम ही साबित होगी। देखिए, अरावली को बचाने के लिए हमारे पास कानूनों की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से लेकर 2018 तक बार बार अवैध खनन और गैर वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। ये सिर्फ कागजी आदेश नहीं है, ये इस पर्वतमाला को बचाने के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखाएं हैं। और जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरणा लेकर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाने का ये विचार सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक जैविक कवच तैयार करना है, जो हमारी जलवायु को स्थिर करेगा और भूजल स्तर को भी सुधारेगा। गुरुग्राम में अरावली कायाकल्प बोर्ड का गठन दिखाता है कि सरकार भी इसे लेकर गंभीर है। तो रणनीति सही है, हमें बस उसे पूरी ताकत से लागू करने की जरूरत है। रणनीति सही है। मुझे इस पर गहरा संदेह है। कागज पर योजनाएं तो हमेशा अच्छी लगती हैं, पर जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि 1975 से 2019 के बीच अरावली की लगभग 8% पहाड़ियां हमेशा के लिए नक्शे से मिट गईं। या तो वो बंजर जमीन बन गई या उन पर कंक्रीट के जंगल उगाए। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात की, लेकिन उन्हीं आदेशों के होते हुए अकेले राजस्थान में 31 पूरी की पूरी पहाड़ियां अवैध खनन की भेंट चढ़ गईं। सोचिए, 31 पहाड़ियां। ये सिर्फ 31 पहाड़ियों का गायब होना नहीं है, ये असल में उस क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को स्थायी रूप से बदल रहा है। जब आप एक प्राकृतिक बाधा हटा देते हैं जो सदियों से रेगिस्तान को रोक रही थी, तो आप असल में मरुस्थलीकरण को अपने शहरों की ओर आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, ये लाखों लोगों की पानी और खाद्य सुरक्षा का सवाल है। और शहरीकरण का दबाव, मानव बस्तियां 4.5% से बढ़कर 13.3% हो गईं। ये वो जमीनी हकीकत है जिसका जवाब सिर्फ पेड़ लगाकर नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी बात की गंभीरता समझती हूं, लेकिन आप ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देख रही हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं है, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में 75 तालाबों और दूसरे जल निकायों को भी पुनर्जीवित करना शामिल है। जब पानी लौटेगा तो हरियाली अपने आप लौटेगी। और सबसे जरूरी बात, ये स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर आधारित है। जब लोगों को वनीकरण और जल संरक्षण के काम से रोजगार मिलेगा, जब उन्हें लगेगा कि जंगल उनकी आजीविका का स्रोत है, तो वे खुद इसके सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। ये ऊपर से थोपा गया मॉडल नहीं है, ये एक सहभागी मॉडल है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ साधता है। लेकिन क्या ये आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है, हम एक बाहरी दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि अवैध खनन और अतिक्रमण दीमक की तरह इस पहाड़ी को अंदर से खाए जा रहे हैं।
इसरो की रिपोर्ट खुद कहती है कि भारत का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण की चपेट में है और अरावली सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में से एक है। तो जब तक पहाड़ के अंदर अवैध खनन चलता रहेगा, जब तक खदानों का माफिया बेखौफ काम करता रहेगा, तब तक उसके किनारे 5 किलोमीटर की हरी पट्टी बनाने का क्या मतलब रह जाएगा। हम तो लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। और बीमारी है अनियंत्रित लालच और आर्थिक बेबसी का गठजोड़, और उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। रोकथाम और बहाली दोनों साथ-साथ चलेंगे। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो उसके लिए हमारे पास कानूनी इलाज मौजूद है। आपने कहा कि कानूनी ढांचा विफल हो गया है। मैं कहती हूँ ढांचा नहीं, उसे लागू करने की जो मशीनरी है वो कमज़ोर पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत दिया था जिसे निवारक सिद्धांत या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को किसी पर्यावरणीय खतरे को रोकने के लिए उसके 100% वैज्ञानिक प्रमाण का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी गतिविधि से बड़े नुकसान का अंदेशा भी है तो उसे पहले ही रोकना होगा। यह एक तरह का इलाज से बेहतर बचाव वाला कानूनी सिद्धांत है। तो समस्या कानून में नहीं, उसे लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता, उनके संसाधनों और हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति में है। समाधान कानूनों को कूड़े में फेंकना नहीं, बल्कि प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ मजबूत करना है। 1 मिनट, आप कह रही हैं कि रणनीति सही है। अगर रणनीति सही होती तो 30 साल से चल रही कानूनी लड़ाइयों के बाद भी पहाड़ गायब क्यों हो रहे हैं? इच्छा शक्ति की कमी ही तो रणनीति की विफलता का सबूत है। अगर आपकी रणनीति को लागू ही नहीं किया जा सकता, तो क्या वो वाकई सही है? दशकों के कानूनी आदेशों के बावजूद अरावली से निकलने वाली नदियां बनास, लूनी, साइबी आज मुर्दा हो चुकी हैं। ये नदियां अरावली की जीवन रेखा थीं, आज ये गंदे नाले बनकर रह गई हैं। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि सिर्फ अदालती आदेश एक पूरे इकोसिस्टम को ढहने से नहीं बचा सकते। जब तक खनन पर पूरी तरह निर्भर एक स्थानीय मजदूर को आप पेट भरने के लिए कोई दूसरा इज्जतदार काम नहीं देंगे, तब तक वो अपनी जान जोखिम में डालकर अवैध खनन करता रहेगा। ये एक सामाजिक आर्थिक सच्चाई है जिसे हम एसी कमरों में बैठकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप आर्थिक मजबूरी को ढाल बनाकर हर चीज को सही नहीं ठहरा सकते। और शहरीकरण की चुनौती का भी समाधान है अगर हम योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो। दिल्ली का दक्षिणी जिला इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो इलाका घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है, लेकिन आज भी वहाँ 44% से ज्यादा हरियाली है। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य वहीं मौजूद है। यह दिखाता है कि अगर सही जोनिंग नियम हो, अगर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को सख्ती से नो गो जोन घोषित किया जाए, तो शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। यह एक नीतिगत विकल्प है। हम विकास को इस तरह से दिशा दे सकते हैं जो अरावली की आत्मा का सम्मान करे, न कि उसका गला घोंट दे। दिल्ली का उदाहरण देना सच कहूं तो बाकी अरावली क्षेत्र के साथ नाइंसाफी है। दिल्ली एक महानगर है जहां की अर्थव्यवस्था सेवाओं और प्रशासन पर चलती है। वहां के लोगों की आजीविका सीधे पहाड़ खोदने पर निर्भर नहीं है। अब जरा राजस्थान के अलवर, अजमेर या हरियाणा के महेंद्रगढ़ जैसे जिलों की कल्पना कीजिए। इन जिलों की पूरी अर्थव्यवस्था संगमरमर, ग्रेनाइट और दूसरे खनिजों पर टिकी है। हजारों परिवार सीधे तौर पर खनन से जुड़े हैं। यहां संरक्षण और आजीविका के बीच एक सीधा टकराव है। आप फरीदाबाद, गुरुग्राम के पास के इलाकों को देखिए, जहां रियल एस्टेट के दबाव में अरावली की जमीन पर फार्म हाउस और रिहायशी कॉलोनियां उगाई हैं। क्या वहां मिला आर्थिक लाभ उस स्थायी पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई कर सकता है जो हमने भूजल स्तर को सुखाकर और जैव विविधता को मिटाकर किया है? हम दिल्ली के एक छोटे संरक्षित मॉडल को पूरे 800 किलोमीटर के उस इलाके पर लागू नहीं कर सकते जहां की आर्थिक हकीकत बिल्कुल ही अलग है। तो आप कह रहे हैं कि हम विकास को रोक दें? नहीं, मेरा तर्क ये है कि हमारे पास जो सिद्ध मॉडल हैं, उन्हें मजबूत करें। चुनौतियां हैं, मैं मानती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ता ही छोड़ दें। अरावली को बचाने का रोडमैप साफ है। मौजूदा कानूनों का बिना किसी दबाव के सख्ती से पालन हो। अवैध खनन पर ड्रोन और सैटेलाइट जैसी तकनीक से नजर रखी जाए और ग्रीन वॉल जैसी राष्ट्रीय परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए।
हमें इन सिद्ध उपायों को कमजोर करने वाली बातें करने के बजाय इन्हें और ताकतवर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि आपका सिद्ध मॉडल जमीन पर फेल हो चुका है। 31 पहाड़ियों का गायब होना, नदियों का मरना और लाखों लोगों का अपनी आजीविका के लिए उसी विनाश पर निर्भर रहना, ये साबित करता है कि हमें एक पूरी तरह से नए नजरिए की जरूरत है। एक ऐसा नजरिया जो संरक्षण को सिर्फ पेड़ लगाने या कोर्ट का आदेश सुनाने तक सीमित न रखे, बल्कि उसे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के केंद्र में रखे। जब तक स्थानीय समुदाय अरावली को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह नहीं, बल्कि अपनी मां की तरह देखेगा जो उसका पोषण करती है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और ये बदलाव तभी आएगा जब संरक्षण उनकी आजीविका को सुरक्षित करेगा, छीनेगा नहीं। ये तो साफ है कि अरावली आज एक दोराहे पर खड़ी है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, इस प्राचीन धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना। चुनौतियां कार्यान्वयन की हैं, लेकिन रणनीति और इरादे में मैं मानती हूँ कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और ये चर्चा दिखाती है कि समाधान किसी एक जादुई छड़ी में नहीं है। चाहे रास्ता मौजूदा ढांचे को फौलादी बनाने से निकले या फिर एक बिल्कुल नए समुदाय आधारित मॉडल को अपनाने से, इतना तय है कि अब और देर करने की गुंजाइश नहीं है। इस स्रोत सामग्री में इस बहस के और भी कई पहलू हैं जिन पर सोचना जरूरी है।